हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो फ्रेंड्स, अब सारे फेस्टिवल अभी फ़िलहाल ख़त्म हो चुके हैं और अब रहा टाइम एग्ज़ाम की तैयारी का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत पहले इसका हम जो ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है बीएसएससी सीजीएल के लिए जो पेड कोर्सेज़ का है, बहुत पहले मैं लेके आई थी जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, जो काफ़ी लोगों ने डिमांड किया था। बिकॉज़ मैं ये बीपीएससी की एग्ज़ाम के कारण इसे डिले कर रही थी, बट अब बीपीएससी का भी एग्ज़ाम आपका समाप्त हो गया है, तो अब आपका जो है बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट रेगुलर रहेगा। तो इससे हम प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करेंगे। साथ में इसका थोड़ा बहुत डिस्कशन भी देखेंगे। और रहा मैथ और रीजनिंग की बात, तो मैथ और रीजनिंग का हम सिर्फ आंसर बताएंगे, आप लोग इसे खुद सॉल्व कर लीजिएगा। और डिस्कशन की बात रही तो जो क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लम होगा उसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। वहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम सॉल्व करके आप लोगों को समझा दें। और जिन लोगों से बन जा रहा है, अगर ग्रुप में अगर कोई और लोग बना रहे हैं उस क्वेश्चन को, तो अगर सॉल्व करके डालना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आप लोगों का एक सपोर्ट ही और एक लाइक ही हमारे लिए काफ़ी है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका साइंस से है। पहला प्रश्न है कि मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होती है। जो मिश्र धातु होता है उसका जो गलनांक होता है वो अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब मिश्र धातु होता क्या है? तो मिश्र धातु कहने का मतलब वो हो गया कि कम से कम दो या दो से अधिक कोई धातु का समांग जो मिश्रण होता है, या फिर वो नॉन मेटल भी हो सकता है, उसको मिलाने से जो बनता है उसको क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, और मिश्र धातु जो होता है वो अवयवी धातु की तुलना में ज़्यादा कठोर होता है। मिश्र धातु क्या होता है? अवयवी धातु की तुलना में ज़्यादा कठोर होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि लोहे की तुलना में इस्पात क्या होता है? ज़्यादा मजबूत होता है ना। उसी तरीके से तो इसलिए ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और अवयवी धातु की तुलना मिश्र धातु के कुछ कंडीशन है, इसे आप देख लीजिए। एक तो होता है इसका विद्युत चालकता कम होता है। क्या होता है? एक तो विद्युत चालकता भी इसका कम होगा। विद्युत चालकता किसके अपेक्षा में? अवयवी धातु की तुलना में मिश्र धातु की विद्युत चालकता भी कम होगा। उष्मीय चालकता भी कम होगा। क्या होगा? उष्मीय चालकता भी कम होगा। और एक और होगा, उसको बोलते हैं ये आघातवर्धनीय कम होता है। क्या होता है? ये आघातवर्धनीय भी कम होता है, इसमें तान्यता भी कम होता है। तो ये हम जो कंडीशन 4 देखे हैं ये है अवयवी धातु की तुलना में मिश्र धातु। तो दोस्तों आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। स्याही के अवयवों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? देखिए, स्याही के अवयवों को अलग करने के लिए हम लोग क्रोमैटोग्राफी का उपयोग करते हैं। क्रोमैटोग्राफी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज स्वेट ने किया था। स्वेट, इसको इंग्लिश में SWEET लिखा जाता है। ठीक है, स्वेट लिखा जाता है लेकिन स्वेट पढ़ा जाता है। तो इसका खोज किसने किया था? क्रोमैटोग्राफी जो है ये स्याही के अवयवों को अलग करने के लिए इस विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए, ऐसे मिश्रण या तकनीक को अलग किया जाता है जिसमें एक विलायक होता है, उसे हम लोग क्रोमैटोग्राफी के द्वारा अलग करते हैं। ऐसे मिश्रण या तकनीक को अलग किया जाता है इस विधि के द्वारा जिसमें एक विलायक होते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रभाजी आसवन की बात करें तो पेट्रोलियम के अवयव को अलग करता है। प्रभाजी आसवन क्या करता है? पेट्रोलियम को अवयव को अलग करता है। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हम आपको बता दें जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो है अल्कोहल और एसीटोन के मिश्रण को भी अलग करता है। अल्कोहल और एसीटोन के अवयव को भी अलग करता है। तो ऑप्शन आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो क्रोमैटोग्राफी हो जाएगा। मैं बस इसको समझाने के लिए बता दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प 1 कह रहा है कि कीमत निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के समूहों से संबंधित है। ऑप्शन सी कह रहा है कि आर्थिक समस्या प्रत्येक अर्थशास्त्र में नहीं होते हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है कि दुर्लभता और चुनाव में घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। दुर्लभता और चुनाव में घनिष्ठ संबंध है। समझे? तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज समझिए कि आर्थिक क्रिया क्या? आर्थिक क्रिया के बारे में आप लोग जानते हैं। आर्थिक क्रिया इसे ही हम इस आर्थिक क्रिया के अध्ययन करते हैं जिस चीज में हम उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं या फिर अर्थशास्त्र कहते हैं।
इसमें हम लोग 4 चीज़ पे फोकस करते हैं। एक तो उत्पादन, क्या होता है, एक उत्पादन, ठीक है। आर्थिक क्रिया में क्या क्या आ जाता है, एक उत्पादन आ जाता है। दूसरा उपयोग आ जाता है। तीसरा आपका होता है निवेश। और चौथा चीज जो होता है वो होता है विनिमय यानी एक्सचेंज, विनिमय या फिर एक्सचेंज इसको कहते हैं। ये 4 चीज पे हम लोग फोकस करते हैं, किसमें, आर्थिक क्रिया में। अब इसको, इस चारों चीज को अध्ययन करने का 2 तरीका है। एक तो है कि जिस चीज के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हो वो या तो फिर वो एक कंपनी या एक फर्म के आर्थिक क्रिया का अध्ययन हो। मतलब कि जैसे अगर हम महिंद्रा कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई ऐसी गाड़ी की बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ महिंद्रा कंपनी बनाती हो, ठीक है। और दूसरा इसका अध्ययन करने का तरीका है या तो हम पूरे नेशनल लेवल यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था के उत्पादन का अध्ययन करना, ठीक है। इसको हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं। इसमें भी कि अगर हम बात करते हैं, अब इसको यही 2 तरीके का जो अध्ययन है, इसे हम लोग एक तरीके के अध्ययन को जिसमें हम लोग सिर्फ एक कंपनी के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं, MICRO, माइक्रो कहते हैं। लेकिन अगर पूरी अर्थव्यवस्था के उत्पादन के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसको मैक्रो कहते हैं, MACRO कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रो की अगर हम बात करें तो इसके 3 स्तंभ होते हैं। एक तो होता है कीमत का सिद्धांत, एक होता है उत्पादन का सिद्धांत और तीसरा होता है मांग का सिद्धांत। ये आपका आ जाता है माइक्रो में, ठीक है। लेकिन अगर मैक्रो की बात करें, अगर हिंदी में उसको समष्टि कहते हैं, समिष्ट कहते हैं मैक्रो को, इसमें आप लोग राष्ट्रीय आय, गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, इस सभी चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और ये दोनों चीज, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है, इस दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़ा होता है, ठीक है। दोनों को हम लोग, दोनों के बिना एक दूसरा जो है अधूरा है, तो हम लोग एक दूसरे के बिना इसको नहीं पढ़ सकते। दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है, लेकिन ये पढ़ने का तरीका है। तो एक हो गया माइक्रो और एक हो गया मैक्रो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप मान लीजिए कि कोई भी चीज दुर्लभता और चुनाव में घनिष्ठ संबंध है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का श्वास विकार हो जाते हैं। तो जो कोयला के खदान में काम करते हैं उसको कौन सी बीमारी होती है, तो उन्हें जो हो जाता है वो न्यूमोकोइनेसिस बीमारी होता है। क्या होता है, न्यूमोकोइनियोसिस बीमारी हो जाती है जो कोयला के खदान, यहाँ पे खदान होगा, खदानों में काम करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिलिकोसिस, सिलिकोसिस क्या होता है, तो सिलिकोसिस की अगर हम बात करें तो सिलिकोसिस ये कांच या फिर चीनी मिट्टी के कंपनी में जो कार्य करते हैं उनको होता है सिलिकोसिस बीमारी, ठीक है। और बाइसिनोसिस की बात अगर हम करें तो बाइसिनोसिस जो कपड़ा मिल में काम करने वाले होते हैं, जो वैसा कपड़ा जहाँ पे कपास से कपड़ा बनाया जाता हो, तो कपास के कण से जो कपड़ा बनता है उसका डस्ट जो अंदर जाता है तो उससे ये होता है, उसको बाइसिनोसिस कहते हैं। और एस्बेस्टर इसके नाम से ही स्पष्ट है। तो एस्बेस्टर क्या होता है, घर के जो ऊपर चादर डाला जाता है, चदरा जिसको हम लोग बोलते हैं, एस्बेस्टस के उद्योग में जो काम करते हैं उसको एस्बेस्टासिस रोग होता है। तो आपसे कोयला के खदान के बारे में पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूमोकाइनेसिस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, बिना किसी बाहरी उष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया कहते हैं। तो बिना किसी बाहरी उष्मा के संपादित होने वाली जो दहन क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, स्वतः दहन कहते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, स्वतः दहन कहते हैं। अगला 6 नंबर प्रश्न देखिए कि जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल के दिशा के त्वरित हो जाती है, इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पर लगे बल समानुपाती होते हैं। ये न्यूटन के दूसरे गति के अनुसार कहा गया है कि जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तब वह बल के दिशा को त्वरित हो जाती है और इस प्रकार उत्पन्न त्वरण पर लगे बल समानुपाती होते हैं। तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से क्या घटाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय आय निकालने के लिए सबसे पहले देखिए राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय जो है ये साधन लागत पर और राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, है ना। ये क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय जो है ये साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, ठीक है। और बाजार की कीमत को साधन लागत में बदलने के लिए अप्रत्यक्ष कर घटाना पड़ता है। बाजार कीमत को साधन लागत में बदलने के लिए उसे अप्रत्यक्ष कर घटाना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर प्रश्न देखिए, वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है क्या कहलाता है। देखिए ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे तो आता है कि जाइलम और फ्लोएम का कार्य पूछा जाता है,
जाइलम जल देने का कार्य करता है और फ्लोएम फूड का काम करता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। तो कह रहा है कि वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोकोलेट्रियल। लेकिन सबसे पहले संवहन बंडल में क्या क्या आता है। संवहन बंडल में 3 चीज आता है, एक तो आपका जाइलम आता है, दूसरा फ्लोएम आता है और तीसरा आपका आ जाता है कैम्बियम। क्या आता है? कैम्बियम। ये 3 चीज जो होता है ये संवहन बंडल में आते हैं, ठीक है। और ये इसके जो है वो 3 चीज इसके इंपॉर्टेंट है, मुख्य अवयव है। और संवहन मंडल जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम कई तरह से व्यवस्थित किया जाता है। संवहन मंडल में जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो कई तरीके से व्यवस्थित होता है। इसमें इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है रेडिकल, जिसको अरिये बोलते हैं, अरिये जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर जाइलम होगा तो यहाँ फ्लोएम होगा, यहाँ जाइलम यहाँ फ्लोएम, इस तरीके से इस आपस में मिलेगा नहीं, ये अलग अलग होता है। तो इसके अनुसार पहले ही आपका ऑप्शन जो जाएगा वो एक गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है क्वालिटेरियल। अब ये क्वालिटेरियल की बात अगर हम करें और बायोक्वालिटेरियल की, तो ये क्या होते हैं। तो ये जो होते हैं बताते हैं आपको। एक होता है इसका जो सेकंड 3 प्रकार हम बताएं, एक होता है रेडियल और दूसरा होता है कंजॉइंट। कंजॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त। इसी के 2 टाइप होते हैं, एक होता है बायोक्वालिटेरियल और एक होता है क्वालिटेरियल। तो बायोक्वालिटेरियल जो होता है इसमें क्या होता है, बायोक्वालिटेरियल में कि सबसे ऊपर इसमें फ्लोएम होगा, नीचे जाइलम होगा और फिर यहाँ पे क्या होगा, फ्लोएम होगा। वहीं अगर हम बात करें क्वालिटेरियल का, तो क्वालिटेरियल में जो आपका हो जाएगा वो सबसे पहले इसमें हो जाएगा फ्लोएम, बीच में आपका परत दिखेगा, कैम्बियम का बीच में परत होता है और उसके नीचे आपका हो जाएगा जाइलम। या इसके 2 टाइप होते हैं, या इसमें फ्लोएम या नीचे जाइलम होगा। तो ये अगर इस कंडीशन में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेरियल, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम के दोनों ओर इसमें फ्लोएम देखिए पाया जा रहा है ना, जाइलम है और यहाँ पे फ्लोएम पाया जा रहा है। तो ऑप्शन आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब 9 नंबर प्रश्न क्या है इसे देखते हैं। अच्छा, 9 नंबर समझने से पहले एक चीज और समझ ली। इसका तीसरा चीज क्या था, 2 तो बता दिए थे, तीसरा आपका सेकेंडरी था। क्या था तीसरा? सेकेंडरी था। संवहन मंडल का तीसरा टाइप था सेकेंडरी संवहन मंडल। इसमें क्या होता है कि आपका सेंटर में जो होगा वो फ्लोएम होगा और इसके चारों साइड जाइलम होगा, या इसके सेंटर में जाइलम होगा तो इसके चारों साइड फ्लोएम होगा। तो ये सेकेंडरी में आ जाता है, सेकेंडरी संवहन मंडल होता है। तो ये भी समझ गए। अगला देखिए प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है। किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है। तो टीएनजी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, टीएनजी का नाम क्या है, नोबेल तेल है। अगला प्रश्न आता है 10 नंबर। ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थ के वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न है कि ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता जो है वो घटती है। ताप बढ़ने पर चालक पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता जो है, प्रतिरोध तो बढ़ता है लेकिन विद्युत चालकता घटती है। 11 नंबर प्रश्न है कि स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है। तो ये आधार प्रभाव देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है कि यह फसलों के खराब होने से आपूर्ति में उत्पन्न उग्र अभाव का प्रभाव है। यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही मांग का प्रभाव है। ये दोनों गलत है आपका। इसका जो आंसर है आगे देखते हैं, इधर होगा। यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना कर आय प्रभाव है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मान लीजिए कि इस साल अगर प्राइस बढ़ गया तो हम लोग कहते हैं कि एक साल में इतना अंतर हो गया, 10 रुपये का सामान अभी इस साल में 20 रुपये में मिला, यानी 2 गुना दाम बढ़ गया। दैट मीन्स ये होता है कि वो विगत वर्ष की जो कीमत होती है ना उसकी स्फीति दर की गणना की जाती है, उसके प्रभाव के कारण दाम बढ़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक संवेदनशील जोन ESZ, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है, घोषित करने का प्रावधान किया गया है। पारिस्थितिक संवेदनशील जोन घोषित करने का प्रावधान किया गया, वो किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है।
अगला प्रश्न है 13 नंबर, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया, है ना। ये सभी लोग जानते हैं कि प्रयोगशाला में सबसे पहले किसी को संश्लेषित किया गया था कार्बनिक यौगिक को, तो ये यूरिया था और वोहलर नामक साइंटिस्ट ने इसे बनाया था। किसने? वोहलर नामक साइंटिस्ट ने। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी जो होता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क को सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जाती है। तो देखिए ये जो व्याख्या की जाता है वो होता है व्यक्तीकरण के कारण, व्यक्तीकरण के कारण। किसके कारण? व्यक्तीकरण के कारण होता है। लेकिन आपका ऑप्शन ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर ऑप्शन चूज करना चाहें तो इसमें होगा कि अपवर्तन विवर्तन एवं प्रागमन की परिघटना के आधार पर। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन व्यक्तीकरण का नहीं है इसीलिए, और ये इसके नियरेस्ट है। अगला देखिए, आरबीआई द्वारा शुरू की गई अपने ग्राहक को जानिए नो योर कस्टमर, जिसको हम लोग शॉर्ट में केवाईसी बोलते हैं, केवाईसी, है ना। नो योर कस्टमर योजना का उद्देश्य क्या होता है? तो नो योर कस्टमर योजना का जो उद्देश्य होता है ये क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर है कि बेहतर बैंकर ग्राहक संबंध स्थापित करना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये कब शुरू हुआ था? तो इसे केवाईसी जो शुरू हुआ था वो 2002 में स्टार्ट हुआ था। 2002 में आरबीआई के द्वारा इसे शुरू किया गया था। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? एक विकल्प है जो सही सुमेलित है, तो इसे चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें दिया है कि क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, क्या ये सुमेलित है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका सुमेलित, एक मिनट, क्लोरोफाइसी हरा शैवाल बिल्कुल सही है। फियोफाइसी भूरा शैवाल ये भी सही है। रोडोफाइसी लाल शैवाल, तीनों आपका क्रम जो है वो सही है बिल्कुल, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड के ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब हो गया कि नीचे की ओर गिरना, इस तरीके से होगा। तो ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी होगा, नीचे में क्या होगा? काइनेटिक होगा। तो कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड के ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में होता है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में। पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर है। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन के दौरान होने वाली रासायनिक अभिक्रिया पर विचार कीजिए। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन के दौरान होने वाली रासायनिक अभिक्रिया पर विचार कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका बी हो जाएगा, 2। इसका आंसर 2 है, क्योंकि देखिए ये जो दिया हुआ ना ये इसका करेक्ट है। क्या रहा है आपसे कि उपयुक्त में से किस रासायनिक अभिक्रिया में प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? तो 2SO2 प्लस O2 जो रिएक्शन दिया हुआ SO3, ये ऑप्शन जो है इसका 2 वाला है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जाम में पूछा गया था कि ये इसका ओलियम का फॉर्मूला पूछा गया था, तो ओलियम का फॉर्मूला यही है H2S2O7, इसे ओलियम कहते हैं। और H2SO4 क्या है? तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब अगला प्रश्न देखिए, IRDA का नाम IRDAI कब कर दिया गया? नाम तो वही है, उसके नीचे उसके आगे पीछे आई लगा दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि IRDA का नाम IRDAI कब कर दिया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 दिसंबर 2014 को इसे कर दिया गया था। इसके अधीन एक एक्ट था 1999 का अधिनियम, 1999 का अधिनियम था जिसे 2000 से इसे शुरू किया गया था, 2000 में हुआ था। और ये एक्ट अधिनियम कौन सा है? 1999 का अधिनियम है। ये कैसी संस्था है? तो ये स्वायत्त क्या बोलते हैं इसको? स्वायत्त संस्था है। कैसी संस्था है? स्वायत्त संस्था है। और इसका हेडक्वार्टर बात करें तो मुख्यालय हैदराबाद में, वहीं पे स्थापना हुआ था इसका, हैदराबाद में। और इसमें जो होते हैं एक अध्यक्ष होते हैं, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 4 जो होते हैं वो अंशकालीन सदस्य होते हैं। और ये क्या करता है? ये बीमा कंपनी का नियंत्रण करता है। ये क्या करता है? IRDAI जो है ये बीमा कंपनी का नियंत्रण करता है। और ये जितने भी इसके अध्यक्ष होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ये सभी केंद्र सरकार के द्वारा चयन किया जाता है। अब अगला देखिए 20 नंबर प्रश्न, पादप प्रलय एक सुविधा है जिसमें, पादप प्रलय यानी कि फोटोट्रॉन एक सुविधा है जिसमें क्या होता है? तो फोटोट्रॉन एक सुविधा है जिसमें नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है, उसे पादप प्रलय कहते हैं, यानी फोटोट्रॉन कहते हैं। पेंगुइन एक
तथा व्हील्स का फ्लिपियर है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समजात है। समजात, समजात मतलब देखिए समजात में क्या होता है कि समजात कहने का मतलब होता है कि उसकी रचना समान होता है लेकिन कार्य क्या होता है, अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम लोग में, मानव में हाथ होता है, घोड़ा में पैर होता है, ठीक है ना, बंदर में होते हैं। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समजात हो जाएगा। और असमजात में आपका चमगादड़ के जो पंख वगैरह होते हैं वो सब आ जाते हैं असमजात में। मच्छर का पंख, चमगादड़ का, ये सब किस में आ जाता है, असमजात में आ जाता है। ड्यूटेरियम या फिर भारी हाइड्रोजन का आविष्कार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। ड्यूटेरियम या फिर भारी हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम को ही भारी हाइड्रोजन कहते हैं। सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के क्या होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है टाइटेरियम, है ना। देखिए इस तीनों में क्या होता है कि तीनों में प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या सभी में अलग अलग होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, अगर हाइड्रोजन में 0 है तो फिर ड्यूटेरियम में क्या होता है, इसमें भी 1 हो जाता है और इसमें भी, इसमें 11 हो जाता है, ड्यूटेरियम में 11 और इसमें 12 हो जाता है। वही अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी सब में समान होता है। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। अब बात करते हैं इसका आंसर का, कि कह रहा है कि हाइड्रोजन का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था। तो यूरे, मार्फरी, ब्रिकवेट, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका, सल्फ्यूरिक कार्बोनेट जल में विलय है। कह रहा है प्रश्न कि सल्फ्यूरिक कार्बोनेट साल्वे विधि द्वारा नहीं बनाया जाता है, क्योंकि क्या है कि सल्फ्यूरिक कार्बोनेट जो है वो जल में विलय है, इसलिए नहीं बनाया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए कि दाब के संचरण का सिद्धांत। दाब के संचरण का सिद्धांत, दाब की बात जब भी आए तो पास्कल पे ही टिक कीजिएगा, ठीक है। दाब के संचरण का सिद्धांत पास्कल के नियम से होता है। किसके नियम से होता है, पास्कल के नियम से संबंधित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तरंग का वेग भी आवृत्ति n तथा तरंग लेमडा में संबंध दिया जाता है। तो v बराबर होगा n लेमडा, v बराबर n लेमडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर प्रश्न देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रारंभिक विकास किसके द्वारा किया गया। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रारंभिक विकास जो है ये सबसे पहले एलेक जेफरीज ने किया था, लेकिन इसे भारत में लाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर लालजी सिंह। लालजी सिंह इन्होंने भारत में लाया था, भारत में लाने वाले व्यक्ति थे, भारत में लाने वाले डॉक्टर लालजी सिंह। और एलेक जेफरीज जो था वो डीएनए प्रिंटिंग की प्रारंभिक विकास किए थे। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप लोगों को पता है कि इसमें इसका यूज किया जाता है। क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम है। देखिए क्रेनियम की अगर हम बात करें, क्रेनियम क्या है, हमारे मस्तिष्क का ये कवर है, ठीक है। हमारे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन को ये कवर करता है, हमारे ब्रेन को क्या करता है, ये कवर करता है, ये सुरक्षित करता है इसको, ठीक है। इसमें 8 बोन होते हैं, किसमें, इसमें 8 बोन होते हैं। और इसमें जो सबसे ऊपरी झिल्ली होती है उसको गेलिया एपिन्यूरेटिका कहते हैं, एपिन्यूरेटिका कहते हैं, गेलिया ऊपरी वाली भाग को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सुमेलित है। एक तरफ समिति है, दूसरी तरफ संबंध दिया हुआ है, इसे आपको मिलाना है। एलके झा समिति का संबंध किससे है। तो एलके झा समिति का संबंध हो जाएगा, एलके झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर, बिल्कुल सही है। उसके बाद है नंजू दनप्पा समिति, प्रत्यक्ष कर, ये आपका गलत है, ये जो है ना आपका गलत है, क्योंकि ये जो आया था रेलवे के किराया के सुधार के लिए आया था। नंजूदप्पा समिति क्या था, रेलवे के किराया संबंधित था। और बांजू समिति कर सुधार संबंधित। तो 1 और 3 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। सबसे पहले प्रोग्राम्ड सेल समझिए। देखिए सेल क्या है, हमारे शरीर में ये बनता रहता है और मरता भी रहता है। नया सेल बनता है, पुराना सेल मर जाता है, ठीक है। अब कुछ सेल ऐसे होते हैं जो जिस सेल का काम हमारे शरीर में नहीं होता है और वो सेल हमारे शरीर में आ जाते हैं, जिससे कि जैसे कि आप एक कैंसर का एग्जांपल ले लीजिए। कैंसर क्या है, यह एक बीमारी है। क्या होता है कि इसमें वैसे सेल बन जाते हैं जिसकी हमारे शरीर में ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वो सेल को हम क्या करते हैं कि बाहरी क्रियाओं के द्वारा उसको मार दिया जाता है ना, बाहरी क्रियाओं के द्वारा उसको मार दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम्ड सेल, डेथ सेल कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एपोटोसिस, एपोटोटिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपका लूसेंट में जो दिया वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो जो सेल
को बाहरी कारकों के द्वारा मारा जाता है जिससे हमारे शरीर में जरूरत नहीं होती है। जैसे आप एग्जाम्पल में कैंसर ले सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। और ऐसी आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, एपोप्टोसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 30 नंबर प्रश्न देखिए कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। बहुत इजी है। अब यहाँ से आपका हिस्ट्री का प्रश्न है 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए इसे सुमेलित करते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद। देखिए इस दोनों को हमको लगता है छोटा करना पड़ेगा तभी समझ पाएंगे। चलिए इधर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए मुंडको उपनिषद, अब उसको छोड़ देते हैं। उसका जो ऋग्वेद आप देखिए, ऋग्वेद से अस्तोमा ज्योतिगम है, ऋग्वेद से अस्तोमा ज्योतिगम है, आप याद रखिएगा। ठीक है, मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है, मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मुंडको उपनिषद की बात अगर हम करें तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। जवाल उपनिषद से आपको चारों आश्रमों का, ये दोनों जो है आपका ऋग्वेद से संबंधित है, और ये जवाल उपनिषद से चारों आश्रमों के बारे में दिया गया है। चारों आश्रम करने का मतलब कि अवस्था, वृद्ध अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, ये सब जो है उसी के बारे में किया गया है। बाल अवस्था और यज्ञवल्क्य है, ये कायस्थ का उल्लेख है इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार सजाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार अपने हिसाब से इसको हम सजा लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर को हम टिक करेंगे। देखिए वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आया था। वेद के बाद, वेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उसके बाद आया था अर्णायक ग्रंथ, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए उपनिषद आया था, और उसको समझने के लिए वेदांत आया था। ठीक है, तो वेद, ब्राह्मण, अर्णायक, उपनिषद और वेदांत। देखते हैं अब इसे क्रम कौन सा सही हो जाएगा। वेद, उसके बाद हो जाएगा आपका, पहला तो वेद है, उसके बाद आपका हो जाएगा ब्राह्मण, उसके बाद हो जाएगा अर्णायक, क्या हो जाएगा, अर्णायक, तीसरा हो गया अर्णायक, चौथा आपका उपनिषद हो जाएगा, और पांचवा आपका उपनिषद के बाद वेदांग हो जाएगा। ठीक है, पांचवा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से क्रम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 1, 3, 2, 4, 5, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 5, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम वेद की बात करें तो वेद कितना है, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद है हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करें उपनिषद का तो 108 उपनिषद है। वेदांग कितनी है, 6 वेदांग है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अंग विजय बिंबिसार, बिल्कुल करेक्ट है। वैशाली विजय अजातशत्रु, ये भी सही है। अवंती विजय शिशुनाग, सुरसेन विजय कालाशोक। दोस्तों आपका डी जो है ना वो गलत है, कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, उसे आपको देखना है। तो ऑप्शन डी इसका सुरसेन विजय जो है ये कालाशोक, ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न है कि मौर्य शासन काल में पिंड कर एक कर था। तो पिंड कर जो था ये कैसा कर था, तो मौर्य के शासन काल में जो पिंड था वो एक कर था, और ये कर था 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर था। 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर को पिंड कर कहा जाता था। अब अगर हम बात करें श्रम के रूप में दिया जाने वाला जो कर था उसको क्या कहते थे, वेष्टि कहते थे, वेष्टि कर कहते थे, वेष्टि कर, जो श्रम के रूप में दिया जाता था। सिंचाई पर लगने वाला जो कर होता था उसको सेतुबंध कहते थे, सेतुबंध कहा जाता था। और गैर कृषि उत्पाद पर ये लगता ही नहीं था उस टाइम। ठीक है, मौर्य का शासनकाल में। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। 35 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला प्रश्न है कि पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने सर्वप्रथम शिलाओं में उत्खनित मंदिर निर्माण करके चेतकारी विरुद्ध धारण किया था। चेतकारी एक उपाधि था जिसको ये धारण किए थे। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है कि इसने मत विलास प्रहंस नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है इसने मत विलास, विचित्र चित्र और गुणभर आदि पद भी धारण किया था। ये भी सही है। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि तीनों स्टेटमेंट है जो है वो बिल्कुल सही है। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो पल्लव वंश के जो स्थापना किए थे वो श्री विष्णु किए थे। कौन किए थे, श्री विष्णु। कभी कभी ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नगर या किन नगरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था।
तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक तो फतेहाबाद का करवाया गया था, हिसार फिरोज का करवाया गया था, फिरोजाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर। फैजाबाद को छोड़ के ये सभी का निर्माण किसने, फिरोज शाह ने करवाया था। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब आता है बात फैजाबाद का। फैजाबाद का जो वर्तमान नाम है वो है अयोध्या। इसका फैजाबाद का ही वर्तमान नाम क्या है दोस्तों, अयोध्या है, जो यूपी में है। अयोध्या सभी लोग जानते होंगे, इसका वर्तमान नाम है फैजाबाद का। और इसका जो स्थापना करवाया था वो करवाया था सआदत खां। क्या नाम था, सआदत खां इसका निर्माण करता था, सआदत खां। सआदत खां कब करवाया था, 1730 में इसे बसाया था, 1730 में फैजाबाद को। तो ऑप्शन आपका जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सत्य नहीं है, बलबन के बारे में सही नहीं है। उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये तो सही है बलबन के संबंध में। उसने इक्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ करवाया था, ये जो कथन है ना आपका वो सही नहीं है, क्योंकि उसने इक्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ नहीं करवाया था। भारत में अगर पूछे कि इक्तिदारी प्रथा का शुभारंभ जो करवाया था वो मोहम्मद गौरी ने करवाया था भारत में। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा हो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। दिल्ली सल्तनत के समक्ष इल्तुतमिश और पूरे भारत में इक्तिदारी व्यवस्था मोहम्मद गौरी का था, बलबन का नहीं था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया इसलिए आपका बी सही हो जाएगा। बलबन ने तुर्कन ए चहलगानी का प्रभाव को समाप्त किया था, ये भी सही है। उसने बंगाल विद्रोह का भी दमन किया था, बाकी सभी सही है। आगे देखिए 38 नंबर, गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखता था। तो गुलरुखी उपनाम से जो शासक फारसी में कविताएं लिखता था वो था आपका कौन, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। गुलरुखी उपनाम से जो शासक फारसी में कविता लिखता था वो सिकंदर लोदी था। 39 नंबर प्रश्न देखिए, सही कूट का मिलान करें। बलबन क्या बनवाया था, लाल महल जो दिल्ली में, इसका निर्माण बलबन ने करवाया था। इल्तुतमिश ने क्या करवाया था, गंधक की बावली, एक कुआं होता है जो दिल्ली में है, उसका निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने श्रीनगर जो दिल्ली में है उसे दूसरी दिल्ली में है उसे बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक निजामुद्दीन औलिया का। तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो देख लिए हैं, ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2, 3, 1, 4, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, सल्तनत काल में रुई धुनाई वाले या बुनकरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो रुई जो धुनाई करते थे उनके लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता था वो नदाफ शब्द का प्रयोग किया जाता था। कौन सा शब्द, नदाफ शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं जिल्दसाजी जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो कागज उद्योग के लिए किया जाता था। कागज उद्योग के लिए, क्योंकि उस टाइम कागज उद्योग का जो है वो खोज हो चुका था, चीन ने किया था। और बात करते हैं मुत्तशरीफ का, तो मुत्तशरीफ जो था ये कारखानों के जो बड़े बड़े अध्यक्ष थे उनके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता था, मुत्तशरीफ। और सुरसती जो था ये चावल उत्पादन के लिए सुरसती शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि किसके काल में सिंचाई व्यवस्था विकसित हुआ जो उस वक्त की उत्तम व्यवस्था नोरिया तकनीक था। किस काल में सिंचाई व्यवस्था विकसित हुआ जो उस वक्त की उत्तम व्यवस्था नोरिया तकनीक था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी के साल में। सिकंदर लोदी के काल में सिंचाई व्यवस्था विकसित हुआ जो उस वक्त का उत्तम व्यवस्था नोरिया तकनीक था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 42 नंबर प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। गोरखा युद्ध की अगर हम बात करें तो इसको ही आंग्ल नेपाल युद्ध कहते हैं और ये 1814 से 1816 के बीच हुआ था गोरखा युद्ध। ठीक है, और ये जो है हेस्टिंग्स के समय में, किसके समय में, हेस्टिंग्स के समय में। ठगी का दमन जो है ये विलियम बेंटिंक। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता ये मेटकॉफ का हो जाएगा। और डाक प्रणाली की शुरुआत डलहौजी के समय में। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाएगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 2, 4, 1, 3। 42 नंबर प्रश्न है, इसे सुमेलित करें। ये कर्जन के समय के कुछ कार्य है, इसे आपको मिलाना है। एंटनी मैकडोनाल्ड का संबंध अकाल संहिता से है। कालीन स्टॉक मैनक्रीफ ये जो है आपका हो जाएगा सिंचाई व्यवस्था। एंड्रयू फ्रेजर की बात करें तो पुलिस सुधार, और किचनर की बात करें तो किचनर जो था वो सैनिक सुधार से संबंधित। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, 4, 3, 1, 2, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
44 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था। तो देखिए 1857 के विद्रोह के बाद, वो इसका आंसर तो नील उपद्रव हो जाएगा करेक्ट आंसर, लेकिन पूछा ऑप्शन के हिसाब अगर हम देखें, ऑप्शन एक बार हम चेक करें, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, ये 1760 से लेके 1800 के बीच हुआ था सन्यासी विद्रोह, ठीक है। और सन्यासी विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो केना थे, दिरजी नारायण थे, उसके बाद देव चौधरानी और मजनून शाह थे। ये 4 व्यक्ति जो थे वो सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, केना, दिरजी नारायण, देव चौधरानी और मजनून शाह, 1760 से 1800, ठीक है। अगला देखते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से 1856, 1855 से 1856, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सिंधु और कान्हू थे इसके नेतृत्वकर्ता। ये प्रश्न भी हाल ही में बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। पवना उपद्रव की अगर हम बात करें तो पवना उपद्रव जो है ये 1873 से 76 के बीच हुआ था, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो ईशान, केशव और शंभुनाथ पॉल थे, ठीक है। ये 3-4 व्यक्ति थे जो इसके नेतृत्वकर्ता थे। और नील उपद्रव की अगर हम बात करें तो 1859 से लेके 1860 के बीच में नील उपद्रव हुआ था, ठीक है। इसमें जो इसके नेतृत्वकर्ता थे वो विष्णु विश्वास थे, दिगंबर विश्वास थे, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि बंगाल 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था, तो नील उपद्रव हुआ था, ठीक है। नील की खेती के लिए हुआ था इसमें, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। आप देखिए 45 नंबर प्रश्न है, सालवाई की संधि आपको मिलान करना है। सालवाई की संधि की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1782 में सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था, तो एक का बी हो जाएगा। सूरत की संधि की बात करें तो 1775 में रघुराव और अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि हुई थी। मंदसौर 1818 में होलकर और अंग्रेज के बीच, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ए हो जाएगा। देखते हैं 46 नंबर प्रश्न, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रमुख को संस्थापित किया था। तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बक्सर का युद्ध। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, भारत की संयुक्त सेना और ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अंग्रेज के द्वारा द नेटिव स्टेटस ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की गई थी। किस अंग्रेज के द्वारा द नेटिव स्टेटस ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विलियम ली वार्नर। विलियम ली वार्नर के द्वारा द नेटिव स्टेटस ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की गई थी। 48 नंबर प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह किसने कहा था। तो ये जो कथन था वो केटी शाह का था। किसका, केटी शाह का ये स्टेटमेंट था। 49 देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो वो चार्टर एक्ट 1833 का था, जिसमें कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा को लेना संभव बनाया, चार्टर एक्ट 1833 का। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। 50 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। संविधान का भाग और उसके अनुच्छेद को दिया हुआ है, इसे आपको मैच करना है। तो इसे मैच करते हैं। सबसे पहले भाग 9, भाग 9 क्या हो जाएगा, तो भाग 9 में आपका हो जाएगा 1 का 243 से अनुच्छेद 243 के 9 तक, ये बिल्कुल करेक्ट है। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263, ये भी सही है। भाग 18 अनुच्छेद 52 से 360 और भाग 20 अनुच्छेद 368, मात्र एक ही आर्टिकल इसमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका जो है वो सभी सामने सामने करेक्ट है। 1, 2, 3, 4 ये वाला ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र व राज्यों के मध्य विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियों का प्रावधान किया गया। तो 3 सूचियों का जो प्रावधान किया गया है केंद्र और राज्य के मध्य, वो आर्टिकल 246 के तहत इसकी 3 सूची में, इसको समवर्ती सूची, राज सूची और संघ सूची में से वर्णित किया बांटा गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 244, तो ये आर्टिकल 244 क्या है, तो आर्टिकल 244 आंसर तो आपका बी हो जाएगा। आर्टिकल 244 में क्या है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी जो है ये आर्टिकल 244 है। तो जानना जरूरी था, इसलिए हम आपको बता दिए।
52 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध में संबंधित नहीं है। तो कुछ आपका आयोग और समिति का नाम दिया हुआ है और केंद्र और राज्य के संबंध में वो जो नहीं है उसे आपको छांटना है। दोस्तों सरकारिया समिति जो है ये आपका केंद्र और राज्य के सुधार से संबंधित है। राज्य कब आया था सरकारिया, तो ये जो आपका आया था सरकारिया समिति ये आपका 1983 में आया था, 1983 में, ठीक है। उसके बाद राजमन्नार समिति ये आपका 1969 में आया था, 1969 में राजमन्नार आयोग आया था। पुंछी आयोग आपका 2007 में आया था और ये भी आपका केंद्र और राज्य में सुधार से संबंधित था। लेकिन इंद्रजीत गुप्ता समिति, और इंद्रजीत गुप्ता समिति के साथ एक और समिति याद रखिएगा, वो था आपका दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। ये दोनों जो था आपका निर्वाचन आयोग से निर्वाचन आयोग में सुधार से संबंधित था, इंद्रजीत गुप्ता समिति और दिनेश गोस्वामी समिति, जिसमें कि इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है ये आपका आया था 1998 में और दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में आया था, 1990 में। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है संबंधित नहीं है, तो सी संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस में अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और उत्तर ध्रुवीय में परिवर्तित होता है। ये नामदफा जो अरुणाचल प्रदेश में है, और नामदफा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है राष्ट्रीय उद्यान, और ये एकमात्र जो है वो जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और ध्रुवीय में परिवर्तित होते रहती है, नामदफा राष्ट्रीय पार्क। अगला प्रश्न है 55 नंबर, भारत में कभी न समाप्त होने वाले उपज का मौसम देखा जाता है क्योंकि, देखिए कह रहा है कि भारत में कभी न समाप्त होने वाले उपज को हर मौसम में देखा जाता है क्योंकि यहाँ पर वर्षा का वितरण समरूप है, सही है। यहाँ की मिट्टियाँ काफ़ी उपजाऊ है जिनमें से अधिकांश भाग जलोढ़ का प्रकार है, ये भी सही है लगभग। यह वर्ष भर तापमान पौधे की वृद्धि के अनुकूल बना रहता है, ये भी सही है। यहाँ मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दोस्तों अगर ये आपका क्वेश्चन बीपीएससी पूछा होता ना तो आप इसका आंख बंद करके ये आंसर मार देते, ठीक है, क्योंकि सारा स्टेटमेंट सही है। लेकिन आपका इस तरीके का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आपको इस चारों में से एक को चूज करना है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है कि यहाँ पर जो मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन, एक मिनट, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ वर्ष भर तापमान पौधे की वृद्धि के अनुकूल बना रहता है, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर, सॉरी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बीपीएससी अगर होता दोस्तों तो क्या मारते, ई मारते, सी इसका करेक्ट आंसर है। 56 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ पे मिलाना है, देखिए सोन का जो है वो सोन कहाँ से निकलती है, सोन नदी जो है ये आपका निकलती है, इधर नहीं दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक है, इधर देखते हैं वह छोटा करके ताकि आप लोगों को समझने में, हाँ सोन का हो जाएगा आपको दो, एक मिनट कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, है ना। तो सोन का आपका क्या हो जाएगा, सोन का आपका अमरकंटक हो जाएगा। सोन कहाँ से निकलता है, आपका अमरकंटक से, ठीक है। कृष्णा की अगर हम बात करें तो कृष्णा का आपका गोमुख हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद गंगा का आपका क्या हो जाएगा, गंगा कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से, और ब्रह्मपुत्रा निकलती है महाबलेश्वर से। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 3 2 4, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी फॉर बॉल। आगे देखिए 57 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है और उसकी सहायक नदियां दिया हुआ है। गंगा की सहायक नदियां कौन कौन है, तो गंगा की सहायक नदी जो हो जाएगा, इसे आपको यहाँ पे मैच करना है। दोस्तों एक मिनट, मैं शायद इधर गलत मैच कर दी, देखिए सॉरी मैं इसका गलत मैच बता दी, मैं उल्टा हो गया क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसका डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर से एक बार हम मैच करते हैं। तो सोन का आपका हो जाएगा अमरकंटक, 1 का 4 सही है दोस्तों। उसके बाद हो जाएगा कृष्णा का आपका हो जाएगा महाबलेश्वर, कृष्णा का क्या हो जाएगा, महाबलेश्वर हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं गंगा का, गंगा का आपका गोमुख हो जाएगा, और ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा मानसरोवर। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से। तो आपका 4 2
3-1 होगा, 4-2-3-1 होगा, 4 इसका डी आंसर होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक है, अब इसका देख लीजिए, मैं इसका आंसर आपको बता दी थी, 57 का बी हो जाएगा। 57 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 4-3-1-2, गंगा का कहाँ से निकलती, गंगा हो जाएगा गोमती और कोसी, गंगा का सहायक नदियाँ हो जाएगा गोमती और कोसी। सिंधु की सहायक नदी चिनाब और सतलुज हो जाएगा। यमुना की सहायक नदी हो जाएगा चंबल और केन, और गोदावरी का बेनगंगा और इंद्रावती हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर है। 58 नंबर देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, ये गलत है। भारत का सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार है। कौन सा पठार है, दक्कन का पठार है सबसे ऊंचा, और ये तिब्बत का जो पठार है ये विश्व में सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट पहले ही गलत हो गया। मसूरी श्रेणी मध्य हिमालय का एक भाग है, ये आपका सही है। शिमला पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, शिमला पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, क्या ये सही है, तो शिमला मध्य हिमालय का भाग है, शिमला मध्य हिमालय का भाग है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है, तो सही कथन आपका केवल जो केवल है वो 2 सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट 1 और 3 गलत है। 59 देखिए, निम्नलिखित में से किस द्वीप को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल जो अलग करता है वो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। लक्षद्वीप एवं मिनीकॉय के बीच 9 डिग्री का चैनल होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है, तो थारू जनजाति जो है, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, वो दिवाली को शोक का त्यौहार के रूप में मनाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 61 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। कपास को ही सोना व्हाइट गोल्ड कहते हैं, और ये खंडवा खरगोन जो मध्य प्रदेश में है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में एक जगह है खंडवा खरगोन, इसको कपास की खेती के लिए कहा जाता है। सबसे पहले कपास की खेती जो दोस्तों है वो हड़प्पा सभ्यता के दौरान स्टार्ट हुआ था, और सबसे पहले भारत में ही कपास की खेती में भारत सबसे आगे है। ठीक है, और खंडवा खरगोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न देशों में कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है, निम्न देशों में कौन सा स्थलरूढ़ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले समझिए कि जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है, सिर्फ स्थलीय सीमा बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। ठीक है, इसमें दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका में इसमें जो नाम दिया हुआ है सब दक्षिण अमेरिका की है, और इसमें 13 देश हैं, जिसमें 11 देश तो लैंडलॉक नहीं है, 2 देश जो है वो स्थलीय सीमा बनाता है, यानी समुद्री सीमा नहीं बनाता है। एक बोल्विया और पैराग्वे इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, बोल्विया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलहारी मरुस्थल अवस्थित है, तो कलहारी मरुस्थल जो दोस्तों अवस्थित है ये हो जाएगा कहाँ पे, तो कलहारी मरुस्थल आपका हो जाएगा, एक तो बोत्सवाना हो जाएगा और दूसरा नाम्बिया हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कलहारी मरुस्थल बोत्सवाना और नाम्बिया में अवस्थित है। 64 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, गलत है दोस्तों, क्योंकि डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान है, ना कि उष्णकटिबंधीय। बाकी आपका सभी इसमें सही है, स्टेपीज भी सही है, मेलवा सही है, टैंगा भी सही है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, इसे आपको मैच करना है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया करेक्ट है। ग्रैंड कैनियन ये ग्रेट कैनियन कनाडा नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका ग्रेट कैनियन हो जाएगा कहाँ पे, यूएसए में। लेक विनीपेग आपका कनाडा हो जाएगा, और दक्षिण अल्प्स न्यूजीलैंड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है, तो रूसी साम्यवाद का जनक जो माना जाता है वो प्लेखानोव को माना जाता है रूसी साम्यवाद का जनक। संपूर्ण पोलैंड पर जर्मनी का आधिपत्य कब स्थापित हो गया, तो संपूर्ण पोलैंड पर जो जर्मनी का आधिपत्य स्थापित हुआ था ये हो गया था कब, तो इस प्रश्न का आंसर है 27 सितंबर 1939 को। 27 सितंबर 1939 इसका करेक्ट आंसर है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है ये सभी जानते होंगे कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 1973 से ये शुरू हुआ था कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाते हैं,
तो विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। कब? 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सही कूट का मिलान करें। एक तरफ संगठन है, दूसरा तरफ हेडक्वार्टर दिया हुआ है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका स्थापना 1967 में हुआ था, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है, ये भी सही है, और इसका स्थापना 1945 में हुआ था। WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन, ये जो है इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पे? मैड्रिड स्पेन में, और इसका स्थापना 1925 में हुआ था। और लास्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी UNIDO, जिसका हेडक्वार्टर वियना में है और इसका स्थापना 1966 में हुआ था। तो ये आपका सभी सही है, 1 2 3 4 मैच इस तरीके से है। अब 71 नंबर प्रश्न है कि इम्पैक्ट एरिया बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित उबेर कप चैंपियन ट्रॉफी किस देश ने जीती है? तो ये जो है जीता है दक्षिण कोरिया। किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने जीता है। किसको हरा के? चीन को हरा के। तो उपविजेता भी याद रखिएगा, चीन को हरा के उबेर कप जीता है। अब बात करते हैं, देखिए बैडमिंटन का जो विश्व कप कहा जाता है, वो कहा जाता है बैडमिंटन में विश्व कप होते हैं, इसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो मेल की अगर हम बात करें तो मेल में थॉमस कप होता है और फीमेल में होता है कौन सा? उबेर कप। ठीक है, थॉमस कप जो है मेल का जो थॉमस कप है बैडमिंटन में विश्व कप, वो पहली बार भारत ने जीता है इंडोनेशिया को हराकर। और महिला में उबेर कप होता है जो विश्व कप कहलाता है बैडमिंटन का, उसे दक्षिण कोरिया ने जीता है चीन को हरा के। अगला देखिए, महारानी एलिजाबेथ द्वारा किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानद कमांडर प्राप्त हुआ है? अजय गोपी किशन पीरामल को। ये कहाँ के हैं? तो ये राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले व्यक्ति हैं, अजय गोपी किशन पीरामल। इन्हें महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी CBE का मानद कमांडर प्राप्त हुआ है। 75वां कान फिल्म समारोह 2022 मई में 2022 में किस देश में शुरू हुआ? कौन सा? कान फिल्म समारोह 75वां। तो ये जो शुरू हुआ है कहाँ पे हुआ है? ये शुरू हुआ है फ्रांस में। ऑप्शन इसका D करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने बार्सिलोना में स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने बार्सिलोना में जो स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स हुआ है उसे जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को किस केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया? तो इस प्रश्न का आंसर है मनसुख मंडाविया, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने इसे संबोधित किया है। ऑप्शन नंबर इसका D करेक्ट है। रहा मैथ रीजनिंग दोस्तों, मैं आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसे खुद सॉल्व कीजिएगा। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ए किसी काम को जितने समय में करता है उतने ही समय में B और C मिलकर पूरा करते हैं। यदि A और B एक साथ मिलकर 10 दिनों में इस काम को पूरा करे और C अकेले 50 दिनों में पूरा करता है, तो B अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है, इसका आंसर आपका C हो जाएगा। 77 का आंसर C हो जाएगा। 78 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 78 का आपका D हो जाएगा। 79 का हो जाएगा आंसर C हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप लोग कहेंगे तो मैं कोशिश करके इसे नोटबुक में बना के मैं PDF डाल दूंगी, लेकिन आप लोग इसे खुद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 80 नंबर प्रश्न है, इसका C हो जाएगा आंसर 16। 81 का क्या हो जाएगा? 81 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 81 का आंसर A हो जाएगा 18 मिनट। और 82 का A हो जाएगा। 83 देखिए, 83 क्वेश्चन ये है सामने रहा आपका, और 83 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन B। 84 क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। और 84 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। 84 का क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। 85 का C हो जाएगा। 86 का C हो जाएगा। और 87 का क्या हो जाएगा? 87 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 87 का भी B हो जाएगा। 88 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 88 का B।
89 का भी बी हो जाएगा, और 90 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा, ए 90 का हो जाएगा। 91 नंबर इसका आंसर ए है दोस्तों, 92 का सी है आंसर, और 93 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, आंसर हो जाएगा 93 का आंसर हो जाएगा बी। 94 का आंसर हो जाएगा डी। 95 का क्या हो जाएगा, तो 95 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 96 का भी डी हो जाएगा, और 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 98 का देखिए सी हो जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर। 99 का भी सी हो जाएगा, एंड 100 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आपका रीजनिंग आएगा, इसके बाद 25 क्वेश्चन के बाद आपका रीजनिंग आ जाएगा, फिर उसे भी देखेंगे। 101 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 101 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट गलत हो गया, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग। 101 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 101 का सी हो जाएगा, है ना, 101 का सी हो जाएगा। 102 का ए हो जाएगा, और 103 का आंसर हो जाएगा सी। 104 का डी हो जाएगा, 104 का डी, और 105 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 105 का। 106 का आंसर हो जाएगा ए। 107 का क्या है, देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, इसे पढ़ने के बाद आपका कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग बना लीजिएगा। और 107 का आंसर हम आपको बता दें सी हो जाएगा। 108 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 109 का, इधर भी आपका स्टेटमेंट ध्यान से इसको पढ़ना होगा, ये जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपका 9-10 क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्टेटमेंट 9 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 10 का ए हो जाएगा, और 11 का हो जाएगा बी, 11 का बी। 12 का आंसर हो जाएगा, 12 का हो जाएगा आपका सी। 13 का हो जाएगा आपका डी। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, कह रहा है कि कितने तीन है जिनके ठीक पहले कोई विषम संख्या आती है और ठीक बाद कोई सम संख्या आती है, ऐसे तीन को आपको छांटना है। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो 114 का हो जाएगा आपका सी 3। यहाँ पे भी स्टेटमेंट है, पढ़ेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 115 का आपका ए हो जाएगा, 116 का बी हो जाएगा, और 117 का बी हो जाएगा। 118 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 118 का आपका ए हो जाएगा। 119 का भी डी है दोस्तों, और 120 का भी डी हो जाएगा। अब आइए 121 पे। 121 में भी इसका आंसर डी ही होगा, और 122 का भी आंसर आपका बी हो जाएगा। 123 का आंसर हो जाएगा, 123 का बी हो जाएगा, और 124 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 125 का बी हो जाएगा कोशिका, जिस प्रकार जियोलॉजी का संबंध चट्टानों से, उसी प्रकार साइटोलॉजी का संबंध कोशिका से। जियोलॉजी लिखा हुआ है ना, ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं। 126 का आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। 127 का भी सी हो जाएगा, और 128 का आंसर क्या होगा, इसे देखिए, डायरिया। 129 का भी सी हो जाएगा, और 130 का ए हो जाएगा। 131 पे जाइए, ए हो जाएगा इसका आंसर। 132 का आंसर डी हो जाएगा, और 133 का आंसर ए हो जाएगा 66। 134 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। 135 का हो जाएगा डी। अब यहाँ पे स्टेटमेंट वाला प्रश्न है दोस्तों, इसको आपको बनाना पड़ेगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा करना पड़ा हमको। 136 का आंसर आपका डी होगा। ना तो निष्कर्ष एक सही है, ना ही निष्कर्ष, सॉरी, ना तो निष्कर्ष एक सही है, ना ही दो सही है। ठीक है, आगे आइए 137 नंबर, यहाँ भी स्टेटमेंट वाली बात है दोस्तों, और इसका जो हो जाएगा 137 का वो क्या हो जाएगा, 137 का भी ए हो जाएगा, निष्कर्ष केवल एक सही है। 138 में भी स्टेटमेंट वाली प्रश्न है, और 138 का हो जाएगा ए, निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 139 का हो जाएगा बी,
5 वर्ष, और 140 का हो जाएगा सी। अब यहाँ पे आकृति वाला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो बहुत इजी है अगर ध्यान से देखा जाए तो। अगर नहीं जल्दीबाजी में हम लोग मारते हैं तो बहुत आसान नहीं लगेगा, बहुत भारी लगेगा, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। और 142 का हो जाएगा, इधर देखते हैं यहाँ पे कट करने वाला है, पेपर को कट करने वाला, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। 143 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 144 का देखिए ए हो जाएगा। 145 में यहाँ पे इतनी एक आकृति दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, कह रहा है कि प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब क्या होगा। मिरर है मान लीजिए, इस तरीके से मतलब बोल रहा है कि मिरर का शीशा इस तरीके से आपको रखना है एक्स वाई पे और देखना है कि इमेज कैसा बनेगा। तो इसका जो इमेज बनेगा ना दोस्तों, इधर देखते हैं, ऑप्शन इधर होगा आपका, इसका सी वाला इमेज बनेगा, सी वाला इमेज बनेगा, ठीक है। 146 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 28, इसमें त्रिभुज की संख्या पूछी गई है। और 147 में क्या हो जाएगा, इसका भी डी हो जाएगा, 26 इसमें होगा आकृति, त्रिभुज 26 हो जाएगा, इसमें काउंट कीजिएगा। 48 बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, इसे बनाइएगा। 48 का सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, 11 निकल के आएगा आंसर। 149 में ए हो जाएगा, इसका कह रहा है कि जो तीनों संबंध आपको बताना है, फूल, गुलाब और पीला, ठीक है, तो तीनों को संबंध को दर्शाना है। एंड लास्ट प्रश्न है आपका इस प्रैक्टिस सेट का, जो कि इस आकृति को मोड़ कर आपको बताना है कि कैसी आकृति निर्मित होगी, कैसी आकृति का निर्माण होगा, तो वो आपका बी हो जाएगा। दोस्तों आपको हमारा आज का सेट कैसा लगा, अगर सेट अच्छा लगा होगा, डिस्कशन हमारा अच्छा लगा होगा, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, तब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, वरना हम नहीं लेके आएंगे, क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे आप लोगों को पसंद नहीं आएगा तो लाना टाइम वेस्ट है। तो दोस्तों अगर पसंद आया ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।